हम लोग सेक्शन नंबर 31 की कहानी से देखने के लिए जा रहे हैं लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जी हाँ, इशू ऑफ इनवॉइस का लास्ट डेट। गुड्स के केस में चिरकुट लाल की कहानी हम लोग देखते हैं कि एक एमसीए कर रहा था बंदा, ठीक है। वो गुड्स के केस में एमसीए आ जाएगा, ये 3 मामले। और सर्विस के केस में हम लोग बात करते हैं कि वो जो बंदा एमसीए जिस कॉलेज से करता था उसमें 30 डेज तक लगातार क्लास होता था, और बेचारा 30 डेज तक लगातार क्लास होने की वजह से कंटिन्यूस क्लास होता था, उसकी वजह से क्या होता था, उसका दिमाग जो है सीज कर जाता था। और सीज करने के बाद वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से यानी कि दोस्तों से भी नहीं मिल पाता था, दोस्त पर्सन लोगों से भी नहीं मिल पाता था। यही कहानी है आपकी जो आपका चिरकुट लाल की कहानी, जो कि एमसीए कर रहा था। उसकी 30 दिनों तक लगातार कंटिन्यूस क्लास होने की वजह से उसका ब्रेन चॉक हो जाता था, सीज कर जाता था, और अपने डिस्टिंक्ट पर्सन लोगों से भी बातचीत नहीं कर पाता था। अब हम लोग इस बात को समझते हैं। गुड्स के केस में पहले बात करते हैं एमसीए की। जैसा कि आपको पता है, एम फॉर मूवमेंट और सी का मतलब कंटिन्यूस सप्लाई और ए का मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब यहाँ पर मूवमेंट अगर गुड्स में इन्वॉल्व होता है तो रिमूवल के डेट तक इनवॉइस इशू कर देना। ये तो सबको पता है कि अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल के डेट तक इनवॉइस इशू कर देना। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी या मेड अवेलेबल के दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स का तो डिलीवरी या मेड अवेलेबल के दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है। फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जो गुड्स का गैस पाइपलाइन इसका कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है तो सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट के दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर किया गया है या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर जो है ना सप्लाई किया गया है तो सप्लाई कंफर्म होने या फिर रिमूवल के दिन से 6 मंथ एक्सपायरी होने के इमीडिएट नेक्स्ट डे, ठीक है, इमीडिएट अगले दिन एक्सपायरी होने के 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में जो भी अर्लियर होगा तब तक इनवॉइस इशू कर देना है। तो मैंने आपको क्या बोला, गुड्स के केस में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल डेट तक, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी या मेड अवेलेबल दिन तक, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सक्सेसफुल स्टेटमेंट या पेमेंट के दिन तक, और सेल ऑन अप्रूवल के केस में सप्लाई कंफर्मेशन या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल के अगले दिन तक, व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। ये आपका इनवॉइस इशू कर देना है। अब हम लोग सर्विस के केस की बात करते हैं। सर्विस के केस में गौरतलब ये है कि बाकी जो सर्विस नॉर्मल सर्विसेज होते हैं कंटिन्यूस के अलावा और सीज होने के अलावा, उसके केस में आपको पता है कि 30 डेज का टाइम लिमिट होता है। सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना है। लेकिन बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरर के केस में अगर ये लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस देते हैं तो क्या होगा, अदर को सर्विस देते हैं तो 45 डेज का टाइम लिमिट है। 45 डेज का टाइम लिमिट है। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरर के केस में 45 डेज का टाइम लिमिट है। बाकी केस में आपने देखा 30 डेज का टाइम है सर्विस कंप्लीट होने के, 30 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना है। अगर ये लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को जो सर्विस सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट नोटिफाइड सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो उस सिचुएशन में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करती है, तो उस सिचुएशन में बुक एंट्री का डेट, जो भी बुक एंट्री का डेट होगा या क्वार्टर एंड, विचएवर इज अर्लियर तक इनवॉइस इशू कर देना है। बुक एंट्री या क्वार्टर एंड विचएवर इज अर्लियर तक इनवॉइस इशू कर देना है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली जो कहानी हमारी थी कि 30 दिन तक क्लास करता था कंटिन्यूअस, और उसके बाद जो है ना उसका दिमाग सीज हो जाता था और डिस्टिंक्ट पर्सन से भी नहीं मिल पाता था। तो ये हम लोगों ने देख लिया डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कहानी। नोटिफाइड मामलों के केस में अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को ये लोग सर्विस देते हैं तो, बाकी केस में इनका 45 दिन का समय सीमा है। अब जहां तक बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में ना कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातें लिखी हो सकती है। पेमेंट का जो बेसिस है वो लिखा हो सकता है, नहीं तो इवेंट के बारे में जिक्र किया जा सकता है। अगर इवेंट के बारे में जिक्र किया गया तब तो बहुत अच्छा, वो जो इवेंट होगा ना वो इवेंट के डेट तक, अप टू सच डेट ऑफ इवेंट, ठीक है, अप टू डेट ऑफ सच इवेंट, लास्ट डे ऑफ सच इवेंट, वहां तक जो है ना आप इनवॉइस इशू पक्का से पक्का कर दो। लेकिन अगर पेमेंट बेसिस की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर पेमेंट असर्टेनेबल है, ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो फिर उस ड्यू डेट तक, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो एक्चुअल में पेमेंट रिसीव होने के डेट तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर मान लीजिए सर्विस सीज कर गया तो जिस एक्सटेंट तक सप्लाई किया गया है उस सीजन डेट तक उसका इनवॉइस इशू कर देना है, तो ये बात जो मैंने बताई सेक्शन 31, इसको आप एल करके इंडिकेट करोगे। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते वक्त में मैंने आपको आईपीएल बताया था, और अगला वीडियो जरूर आप देखना। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई में मैं आपको आईपीएल बताऊंगा, जहां पर मैं सेक्शन 31 का रेफरेंस लूंगा, जिसको बोलेंगे लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन नंबर 31 आपको याद हो गया होगा। यहां पर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पूरे चैप्टर को मेमोरी टेक्निक से ही याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।